हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। पूरे 2 वर्षों के बाद सुजय घर आए थे। सुधा ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा। कहने को उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सुधा को पता था उन पर उसका अब कोई अधिकार नहीं है। सुजय ने उसका कंधा जोर से हिलाया। सुधा, क्या तुम मुझसे नाराज हो। उसके भीतर बहुत कुछ पिघल सा रहा था। उसके मस्तिष्क की शून्य नसें जैसे एक साथ ही तड़कने लगी थी। पीड़ा और सुख की मिली जुली अनुभूति के साथ वो सिर्फ सजल आंखों से सुजय को निहार रही थी। सुजय ने एक बार फिर अनुरोध भरे शब्दों में कहा, सुधा, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारी शादी न करने के फैसले से माँ पिताजी कितने दुखी हैं। एक बार अपने फैसले को बदल कर देखो। दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। इतने सालों के स्वप्निल सपनों को साकार करने का यही तो सुनहरा अवसर है। क्यों तुम अपनी अंतहीन सोचों के सहारे जीवन की दिशा बदल रही हो। सुजय, जिसे तुम अंतहीन समझते हो, वो अपने आप में हजारों तरह की असंभावनाएं छिपाए बैठी हैं। इन असंभावनाओं की श्रृंखला कब टूटेगी, इसका ज्ञान न तुम्हें है और न मुझे। सुजय, मैं सिर्फ नाम की सुधा हूँ। उपेक्षा और निंदा का विष पीना ही मेरी नियति है। इस नीति का ढाल मैं तुम्हें नहीं बनाना चाहती। कहते कहते सुधा फपक कर रो पड़ी। सुजा चले गए वहां से। जिस उम्मीद की लौ आखिरी लौ वो आंधियों से बचा कर लाए थे, वह लौ भी अब बुझ चुकी थी। सुधा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो जानती है कि स्मृतियों का ताना बाना उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कमरे में एकांत में टिक टिक करती घड़ी उसे अशांत करने लगी। अतीत का बीता हुआ एक एक पल जीवंत हो उठा था। सुजय से उसकी पहली मुलाकात दीदी की शादी में हुई थी। पहले तो वह सुजय को पहचानती ही नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो दीदी के छोटे देवर हैं। देवर का पद हो और वह पीछे हट जाए, यह कैसे हो सकता था। उसने भी शादी में सुजय को जी भर के सताया। सुधा का आकर्षण सुजय की आंखों में कुछ यूं छाया कि वह दिनों दीवानों की तरह सुधा के आगे पीछे घूमने लगा था। अपनी शादी की मधुर स्मृतियां सुजय। दीदी विदा हो गई रही थी। विदाई के वक्त सुजय ने शरारती अंदाज में सुधा से कहा था, अरे आप क्यों रो रही हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। वैसे भी हम लोग एक पर एक मुफ्त ले जाने में ही विश्वास करते हैं। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर सुजय का अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर घर आना जाना लगा रहता था। माँ को थोड़ा अजीब सा लगा। माँ सुधा के मन को कुरेदती हुई बोली, सोचती हूँ तुम्हारी शादी सुजय से कर दूँ तो दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी और मुझे भी खुशी होगी। सुधा मुस्कुराकर और शर्माकर अपने कमरे में चली आई। सुजय के भी कानों तक यह खबर उड़ती हुई पहुंची थी। बस फिर क्या था। जिन सपनों को दोनों ने दिल के बंद दरवाजों में संजोया था, वह सपने अब उन्मुक्त रूप से उड़ान भरने लगे। सुजय के पापा मम्मी ने भी इस रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी थी। सुमन दीदी को पहला बच्चा होने वाला था, तब डॉक्टर ने डिलीवरी तक टोटल बेड रेस्ट बताया था उन्हें, इसलिए वह मैके आ गई। सुधा सुबह से शाम तक दीदी के आगे पीछे ईमानदारी में जुटी रहती। देखते ही देखते 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। बच्चे के नामकरण पर सुमन दीदी के ससुराल से आने वाले लोगों ने सुधा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दीदी की सास बोली कि भाई, हमने तो सुधा को अपनी छोटी बहू स्वीकार कर लिया है। सुबह से बिटिया अकेले ही काम में लगी हुई है, लेकिन चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं है। सच में सुधा बिटिया हीरा है, हीरा। दीदी के कानों में पहली बार यह खबर पहुंची कि उसकी सास सुधा को घर की छोटी बहू बनाना चाहती हैं और उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक भी बन गई हैं। सने सने सुमन दीदी का बर्ताव सुधा के प्रति उपेक्षित होने लगा था। सुधा की छोटी से छोटी हरकत को अब वह शक के निगाह से देखने लगी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी। सुधा, कल शाम को तुम इनसे इतना हंस हंस कर क्या बात कर रही थी, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। अभी सुजय को फांस कर चैन नहीं मिला जो तुम इन पर भी डोरी डालने लगी हो। दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप। अप्रत्याशित सा लगा था दीदी का यह आचरण सुधा को। वह चीख सी पड़ी थी। सुबह उसने सुमन दीदी को माँ से कहते भी सुना था, माँ, तुम सुधा की शादी आखिर एक ही घर में कैसे कर सकती हो,
और भी लड़के हैं। माँ तुम किसी और से क्यों नहीं कर देती इसकी शादी? कैसी बात करती हो सुमन? एक ही घर में तुम दोनों रहोगी तो मुझे इस बात की खुशी होगी और तसल्ली भी कि तुम दोनों सुखी से हो। नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम सुधा की शादी मेरे घर में करके उस घर में मुझे उपेक्षित करवाना चाहती हो। तुम जानती हो कि सुधा काम धाम में मुझसे तेज है, सबका दिल जीत लेगी और मैं एक सूखे पत्ते सी यहाँ वहाँ डोलती रहूंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो यह हाल है कि सभी उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। शादी के बाद तो न जाने क्या होगा। बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने अंदर की इस कुंठा को मन से निकाल दो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ, यह और बात है कि तुमको घर के कामकाज में दिलचस्पी ही नहीं रही कभी। अभी भी वक्त बीता नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। तुम सुधा से बनाना खिलाना सीख लेना। बिटिया, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। माँ की बात सुनकर सुमन दीदी पैर पटकते हुए वहाँ से अंदर चली गई। माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे उसे महज एक नारी की ईर्ष्या ही समझती रही। कुछ दिनों बाद जब बहुत ही उत्साह के साथ पापा दीदी के ससुराल गए शादी की बात करने के लिए, तब उन्हें पता चला कि सुजय की शादी तो कहीं और ही तय हो गई है। शादी कहाँ तय हुई है, पापा ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। वे वहाँ से चुपचाप निराश होकर अपने घर वापस आ गए। महीने भर बाद जब सुजय का छोटा भाई शादी का कार्ड देने आया तो उसे देखकर अनायास ही सुधा फूट पड़ी। पहले तो वह मौन दर्शक बना रहा, सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। फिर वह थोड़ा ठहर कर बोला, हमारे घर वाले तो इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब भाभी से उनकी राय पूछी गई तो भाभी ने कहा कि वैसे तो सुधा मेरी बहन है, मैं कभी भी यह नहीं कहती, लेकिन यह घर भी मेरा है, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सुधा अच्छी लड़की नहीं है। पुरुषों के प्रति वह बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील है। इस घर के लिए वह उपयुक्त नहीं है। उसका अपना आचरण मर्यादित नहीं है और भी न जाने क्या क्या वह कहता रहा। सुधा को यह सारी बातें सुनकर अविश्वसनीय सी लग रही थी। भरी आंखों से वह बस उसकी बातों को सुनती रही। दीदी की एक छोटी सी कुंठा कि सुधा उससे ज़्यादा योग्य और कुशाग्र बुद्धि की है, इतना बड़ा अनिष्ट कर जाएगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। देखती हूँ सुमन और कितना गिरती है। यदि वह नीचता पर आमादा है तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि नीचता की कैसे जाती है। माँ अनाप शनाप बड़बड़ाती हुई धम से बैठ गई। अपनी कमी छिपाने के लिए अपनी ही छोटी बहन को कलंकित करने वाली बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं भी जब तक उससे इस नीचता का बदला ना ले लूँ चैन से नहीं बैठूंगी। बस करो माँ, अंधे कूप में चीखने से क्या फायदा। जो अधिकार मुझे सरलता से नहीं मिला उसके लिए हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। जाने दो, जो हुआ वो ठीक ही हुआ। कम से कम मेरे मन की लालसा तो समाप्त हो गई। कहते हैं ना माँ, अपने हारे हार है, अपने जीते जीत। मैं जानती हूँ, पापा जानते हैं और तुम भी जानती हो कि मैंने कभी भी सुजय को पाने के लिए कोई चाल नहीं चली और ना ही कोई तिगड़म लगाया। फिर दीदी के प्रतिवाद करने से क्या फायदा। माँ, रिश्तों की बनावट बड़ी जटिल होती है, हमें इस जटिलता से बचना चाहिए, वरना स्थिति ढाक के तीन पात वाली होती है। माँ मौन भाव से सुधा को सुनती रही, साथ ही साथ सुजय भी, जो उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। सुजय ने भाभी की इस हरकत के बारे में अपने घर पर सभी को बताया। सभी घर वाले सुमन से बहुत नाराज हुए और सुधा से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए फिर से सुजय के रिश्ते की बात की। सुजय ने भी सुधा को बहुत मनाने की कोशिश की, पर सुधा अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।